बच्चों, अभी आपको हमने वर्कर्स ऑफ यूनियन इंग्लैंड जर्मनी के बारे में बताया। अब इसके बाद रशियन रेवोल्यूशन के बारे में ध्यान दें। इट वाज एविडेंट फ्रॉम द above discussion that the representative of the socialists were winning parliamentary election in the large number. They were playing an effective role of legislative function, but till 1914 the socialists could not form their own government anywhere. Till now, only the conservative, the liberals and radical had the major role in forming governments. A favorable time for socialists came when Russia, the most backward country of all industrial countries, had its first socialist government in 1917. After the October Revolution, the socialists for the first time came to power in the world. After 8 यहाँ एक्स्ट्रा शॉर्ट में दिया है। अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या था? रशियन रेवोल्यूशन में दो क्रांतियाँ होती हैं, एक फरवरी रेवोल्यूशन, एक अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो पहले देखिए अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या दे रहे हैं। द अक्टूबर रेवोल्यूशन occurred on 7 November 1917. According to the old Russian calendar, it was 25th October. Therefore, this revolution was called October Revolution. As a result of this revolution, in the unpopular government of Alexander Kerensky fell. A party of the Navy took over his headquarters, the Winter Palace. The same day, a meeting of all Russian Congress of the society was held. If grabbed all the political power into its hand, Kerensky fled the country, and the power came into the hands of Lenin. पहले करेंस्की जो लीडर था उसके हाथ में सत्ता आई थी, और उसके बाद फिर लेनिन ने यहाँ पर अपना शासन कायम किया था। द रशियन एम्पायर 1914। अब रशियन एम्पायर रशिया में 1914 में कैसा राज था इसके बारे में बताया गया है। इन द 1914 Russia and the Russian Empire was under the rule of Nicholas II. Beside the adjoining territory of the Moscow, the Russian Empire included the today's Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, some parts of Poland, Ukraine, and Belarus. The Russian Empire separated up to the Pacific Ocean. Beside the today Central Asian state, Georgia, Armenia, and Azerbaijan were under the rule of Russian Empire. ये क्षेत्र जो रशिया एम्पायर में छोटे छोटे राज्य थे जो रशिया के कंट्रोल में थे, वहाँ पर जॉर्ज निकोलस का शासन था। जॉर्ज वहाँ बोलते हैं जॉर्ज। जार की स्पेलिंग TSAR से भी लिखते हैं, कुछ लोग TCZAR से भी लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर राजा को, किंग को
या एम्परर को जार कहा जाता था। तो यहाँ जब क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, तो जार निकोलस सेकंड यहाँ का एम्परर था, किंग था। द फॉलोअर ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यहाँ के जो विचारक थे, फॉलोअर थे इसके क्रांति के, वो पुरानी विचारधारा के थे जो चर्च के अधीन थे, क्रिश्चियनिटी ईसाई के। एंड ऑफशूट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च इन द रशिया formed the majority. The empire consisted of Catholic, Protestant, Muslim and Buddhist also. अब यहाँ पहली बात क्रिश्चियनिटी के लोग ज़्यादा थे, उसके बाद वो भी क्रिश्चियन में भी दो भाग थे, क्रिश्चियन में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वाला और दो मतलब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो एम्पायर कंसिस्ट जो था, राज था, जिसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्ध ये सभी थे। मेन तो जो था पहले आपका लिखा है फॉलोअर ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एंड द ऑफशूट द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ इन रशियन फॉर्म ए सोसाइटी फ्रॉम द मेजॉरिटी। इनकी मेजॉरिटी थी जो क्रिश्चियनिटी के अंदर में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, जो ग्रीक देश के में जो व्यवस्था थी उस चर्च के अधीन थे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मुस्लिम भी थे। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी, इकोनॉमिक और सोसाइटी। इस समय जब राजा निकोलस सेकंड यहाँ का एम्परर था, उस समय की यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में देखें। इन द बिगनिंग ऑफ द 20th century ए लार्ज चंक ऑफ द, चंक लिखा हुआ है CHUN, chunk of the Russian people was associated with the agriculture. Almost 85% of the population of Russian Empire depend on the agriculture for subsistence. यहाँ के लोग जो 85% थे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर पे थे, राज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर सब्सिडी अपनी जीविका है। इन द contemporary Europe, in no other country so huge percentage of population was depend on agriculture. For example, in France and Germany, not more than 40-50% of population was agriculture. The farmers in the Russian Empire supplied their own needs besides producing for marketing also. At that time, Russia was a major exporter of grain. इसके बाद में क्या दे रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कंडीशन ऑफ वर्कर। पहले खेती पर डिपेंड थे यहाँ के लोग, लेकिन जब इंडस्ट्री का विकास हुआ तो वहाँ के लोगों का कैसा विकास, इंडस्ट्री का विकास हुआ तो वहाँ के लेबरों का, वर्करों का भी विकास हुआ। तो देखिए किस प्रकार से देखते हैं। देयर वर ओनली ए न्यू फ्यू इंडस्ट्री इन रशियन एम्पायर। सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर चीफ इंडस्ट्रियल एरिया था। देयर वर बिग फैक्ट्रीज। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन टुक प्लेस इन द वर्कशॉप ऑफ क्राफ्ट्समैन इन द कंटेम्प्रेरी रशिया। मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज started functioning in 1890s. The region of its fast expansion of the rail network. At this time, the foreign investment also increased at the fast rate. This was an ideal condition for the industry. As a result, the coal production in Russia doubled and the production of its steel increased fourfold by 19th century. In the same fields, at the member of craftsmen and the factory workers become almost equal. Most of the factories were in the private sector. The government department supervised and factories to ensure that the factory worker got minimum wages and their working hours they are limited.
This system was in place to check exploitation of the worker, but the factory inspectors were unable to enforce the law. The units of the craftsmen and working shift in the workshop stretched to as long as 15 hours. Besides it, the worker in the factories work in 10 to 12 hours shifted. A special arrangement was made for the worker to stay in room as well as डोरमेट्रीज बोलते हैं, डोरमेट्रीज। इतना पढ़ के आए, इसके बाद कल